दोस्तों नमस्कार। किंग ऑफ पोर्ट्स भारत में गौतम अडानी को इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जो शुरुआत की। जिस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी थे तो मुंद्रा पोर्ट का विकास बड़ी तेजी से हुआ। हर सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी तमाम सुविधाएं मुंद्रा पोर्ट को मिलती चली गई और वह एक झटके में इतना बड़ा, व्यापक और प्रसिद्ध हो गया कि हर कोई जानने लगा कि दरअसल मुंद्रा पोर्ट का मतलब अडानी है। लेकिन आज की तारीख में इस देश के भीतर समुद्र किनारे तमाम राज्यों में आप चलते चले जाइए तो हर बंदरगाह यानी पोर्ट अडानी के नाम होगा। वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो गुजरात हो सकता है, वो तमिलनाडु हो सकता है, वह आंध्र प्रदेश हो सकता है, वह उड़ीसा हो सकता है, वो बंगाल हो सकता है। देश के 15 पोर्ट और एसईजेड टर्मिनल्स इस वक्त अडानीज ग्रुप के पास है और तकरीबन 3 लाख करोड़ की इस कंपनी के मालिक के तौर पर या कहें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर या कहें चेयरमैन के तौर पर 24 घंटे पहले तक गौतम अडानी ही थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने चेयरमैनशिप को छोड़ दिया और कल शेयर बाजार में इसकी जानकारी ये कहकर दी कि दरअसल उनकी जो कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद को वो छोड़ रहे हैं और इस तिमाही में इस कंपनी ने बड़ा लाभ कमाया है। ये लाभ बरकरार रहे, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इस कंपनी का विकास हो, इसका जिक्र कंपनी की तरफ से बार बार उस बाजार में किया गया जहां हर कोई सोच रहा था कि आखिर क्यों चेयरमैनशिप छोड़ दी उस कंपनी की जिस कंपनी से पहचान ही अडानीज को मिली। सब कुछ इतना आसान नहीं है कह देना, क्योंकि यह दौर वाकई अनिश्चितताओं का दौर है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो अनिश्चितता दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने व्यापार को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी अनिश्चितता इस दौर में उन बड़े बड़े देशों के कॉरपोरेट के सामने खड़ी है। कॉरपोरेट की इकोनॉमी अगर किसी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में तब्दील होती हुई दिखाई दे, अगर उस देश के प्रधानमंत्री की तमाम यात्राओं में कॉरपोरेट की मौजूदगी और अपने मित्र कॉरपोरेटों के लिए खुली वकालत देश के अलग अलग देशों में हर कारोबार पर हक जताना और पाने की कोशिश में तब्दील हो चुका हो, दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से लोन लेने में कोई मुश्किल हालात ना हो, तो आप कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ कॉरपोरेट के रिश्ते और कॉरपोरेट के दुनिया के बाजार में अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए अलग अलग हिस्सों में कारोबार को बढ़ाते चले जाना और उसमें प्रधानमंत्री की मुहर लगते चली जाना, यह कोई छुपा हुआ खेल नहीं है, सब कुछ खुला खेल है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस कंपनी के जरिए अडानीज ग्रुप ने इस देश के भीतर ही नहीं दुनिया भर में पहचान पाई, उस कंपनी के ही चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पिछले दिनों, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले दिनों का जिक्र कर रहे हैं, जब यानी पिछले महीने ही जब अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाली 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया सेकेंडरी सैंक्शन के तहत। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब यह होता है कि अगर आप उस देश के साथ कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वो आप प्राइवेट कंपनी हो या किसी देश की सरकारी कंपनी हो, लेकिन उस पर अगर प्रतिबंध लगा हुआ है तो हम आप पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे, यानी आप अमेरिका के भीतर कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जो बिजनेस आपका चल रहा है वो सीज कर लिया जाएगा, यानी उसके जरिए आवाजाही खत्म हो जाएगी। अब एक झटके में सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर दुनिया में पहचान पाए हुए हैं और उसमें खास तौर से अगर अडानीज का नाम आप लें, तो कोई भी कहेगा कि वो हर सेक्टर, वो पोर्ट का सेक्टर नहीं, वो पावर का सेक्टर हो, वह एयरपोर्ट का सेक्टर हो, वह रेलवे का सेक्टर हो, वो माइनिंग का सेक्टर हो, वह इस देश के भीतर रिटेल का सेक्टर हो, वो कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, यहां तक कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड का भी सेक्टर क्यों ना हो, हर जगह अडानीज की मौजूदगी आपको नजर आएगी। लेकिन यहां सवाल एकदम अलग है।
सवाल यह है, क्या अमेरिका ने अब खुले संकेत, जब लड़ाई आमने सामने की खड़ी हो चुकी है और भारत ने भी अमेरिका को कटघरे में यह कहकर खड़े कर दिया है कि अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो आप भी तो अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो रसायन लेते हैं, जो केमिकल्स लेते हैं, जो फर्टिलाइजर्स लेते हैं, वह भी आप रूस से क्यों खरीदते हैं? आपका पैसा भी तो उसी दिशा में जा रहा होगा जो भारत कच्चा तेल खरीदता है। और यह सवाल आज या कहें कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा भी गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा नहीं मालूम है। उनकी बात सुने आप, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए। अब यह लड़ाई टैरिफ वार से आगे निकल चुकी है। भौगोलिक तौर पर अर्थव्यवस्थाओं को डिगाने और खड़ा करने की है। नए संबंधों को बनाने की दिशा में अमेरिका और भारत आमने सामने खड़े हैं। और इन सब के बीच भारत ने खुला संदेश अमेरिका को भी दे दिया है कि वह अपने हितों को त्याग नहीं करेगा या फिर अमेरिका के सामने दंडवत नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा मैसेज यह भी है कि अब अमेरिका ने भी संकेत दे दिए, वह कोई कंपनी हो, वो चाहे इस देश के प्रधानमंत्री के करीबी मित्र की ही कंपनी क्यों ना हो, कार्रवाई तो होगी। और कई केसेस ऐसे हैं जो अमेरिका में चल रहे हैं जिसका जिक्र वहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। अडानी ग्रुप ने उससे इनकार किया है। लेकिन उन तमाम केसों के बीच एक केस ईरान से वहां के तेल को टैंकरों के जरिए मुंद्रा पोर्ट तक लाना भी है और जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों को भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वहां छापा और वहां पर व्हाइट हाउस ने इसे गंभीरता से लिया। तो क्या अगला सवाल यह भी है कि क्या वाकई अब जिस तरीके से भारत की 6 कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शन के तहत प्रतिबंध लगा, तो क्या उस दायरे में अब रिलायंस और अडानीज भी आ जाएंगे? यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि अगर कॉरपोरेट पर शिकंजा कसना अमेरिका ने शुरू कर दिया तो एक झटके में भारत की राजनीति डामाडोल हो जाएगी। क्योंकि हर समझौते के साथ कहीं ना कहीं भारत सरकार की मौजूदगी नजर आई है। और एक वक्त तो बकायदा घूसखोरी का जो आरोप लगा, उसमें सोलर एनर्जी के मामले में $25 करोड़ भारत के अधिकारियों को घूस देने का जिक्र भी अमेरिकी अदालत में हुआ। उसमें कितनी क्लीन चिट मिली नहीं मिली यह आज भी सस्पेंस है, क्योंकि वो फाइल पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो जरा इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हमें लगता है कि एक संकेत इस देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिए, बात वहीं से आज शुरू करनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक कमेंट किया और साफ तौर पर लिखा, भारत कृपया समझे, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी एए यानी अंबानी अडानी और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करना है। इसीलिए मोदी के हाथ बंधे हैं, यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। दरअसल रूस से तेल खरीदना रिलायंस का और उसकी रिफाइनिंग के साथ उसको यूरोप के बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचना, यह रूस और यूक्रेन युद्ध के भीतर की अनकही कहानी नहीं है। सब कुछ सबके सामने है। नियारा पर प्रतिबंध लगना, रिलायंस की दिशा में कदम को बढ़ाना और अब अडानीज, उसमें भी गौतम अडानी का अपनी पहचान वाली कंपनी जो पहली कंपनी थी अडानी पोर्ट्स, उसी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे देना। दरअसल अमेरिका के भीतर जिसका जिक्र राहुल गांधी जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका में चल रहे 3 मामले हैं जो अडानीज ग्रुप के खिलाफ है। हालांकि अडानीज ग्रुप ने खुले तौर पर हर आरोप को बेबुनियाद बताया, लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिकी अदालत में कोई भी फाइल खुलती है, सबसे बड़ी फाइल जिसको लेकर हंगामा मचा, उसमें एक सोलर एनर्जी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट शामिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को $25 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। और वो पैसा अमेरिका में उठाया गया, निवेशकों से उठाया गया, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।
दूसरा बड़ा मामला उससे पहले का है, जो हिंडनबर्ग का था, जिसमें बहुत साफ तौर कहा गया था कि दरअसल 2020 में 7 लिस्टेड कंपनी जो अडानीज ग्रुप की है उसके शेयरों में हेर फेर के जरिए तकरीबन $100 बिलियन कमाए गए। और खुद अडानी के भाई विनोद अडानी पर गंभीर आरोप उसमें यह कहकर लगाए गए थे कि लगभग 37 शेल कंपनियां वो चलाते हैं, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अडानीज की कंपनी में हुआ। यह बात अमेरिकी अदालत तक भी पहुंची। अदालत ने कोई बहुत सक्रियता दिखाई नहीं। अडानीज ने खुले तौर पर इनकार कर दिया। हिडेनबर्ग इस दौर में बंद हो गई। उसकी अपनी जो भी वो कंपनी चला रहे थे जिसके जरिए वो रिपोर्ट देते थे, मामला मान लिया गया, खत्म हो गया। और जो $25 करोड़ के रिश्वत का आरोप था उसको भी मान लिया गया। इसमें क्लीन चिट मिल गई, यह भी दरवाजे बंद हो गए। हालांकि अदालतों में यह फाइल अभी भी जीवित है। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें मुंद्रा पोर्ट के रास्ते जो ईरानी एलपीजी है, यानी ईरानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसका आयात किया गया। और ईरान से तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद को पूरी तरह रोकने के आदेश अमेरिका ने यह कहकर दिए थे कि जिसने भी बिजनेस किया उसके खिलाफ सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा। यह मैसेज बड़ा है क्योंकि 6 कंपनियों पर रोक लग चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने नियारा कंपनी पर रोक लगा दी है। यह बड़ी कंपनी है, गुजरात से जुड़ी हुई कंपनी है और रूस के साथ उसके संबंध है। उसके बकायदा इक्विटीज है 49% रूसी कंपनी के साथ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह था, अगर क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई रोक या सेकेंडरी सैंक्शन अडानीज की कंपनी पर इस माध्यम से लग जाते हैं जहां सीधे कटघरे में गौतम अडानी को खड़ा किया जाए, तो फिर एक झटके में पूरी कंपनी ढहढहा के गिर जाएगी। शायद इसीलिए क्या उन्होंने यह पद छोड़ दिया, या फिर जो कंपनी कह रही है कि अब हम नए रास्ते टटोल रहे हैं बिजनेस के। क्योंकि राहुल गांधी का इंडिकेशन इस दिशा में जाता है कि दुनिया भर के भीतर जो सत्ता और सरकार के साथ कॉरपोरेट मित्र चलते थे, उसी की वजह से दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से जो लोन भी मिलता था वो सिर्फ अमेरिका नहीं, मसलन पिछले दिनों सिंगापुर के जो डीबीएस ग्रुप है उससे $150 मिलियन यानी तकरीबन 1290 करोड़ रुपए 4 साल के लिए लोन लिए गए। और एयरपोर्ट बिजनेस के लिए भी बकायदा बार्कलेज है, अबू धाबी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, चार्टर्ड स्टैंडर्ड है, इससे तकरीबन $750 मिलियन यानी 6450 करोड़ रुपए के लोन की बातचीत है। और उससे ठीक पहले $750 मिलियन में कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अडानीज ग्रुप ने खरीदी थी, जो बॉन्ड इशू करके खरीदी थी। और उस बॉन्ड को खरीदने वाली ब्लैक रॉक कंपनी भी थी, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां भी मौजूद थी। तो क्या यह एक परिस्थिति बतलाती है कि जहां पर अडानीज के साथ अमेरिका के भीतर चल रहे मामले और नई परिस्थिति में अंबानीज का रूसी तेल के साथ समझौता होना, और शायद इसीलिए जैसे ही अमेरिका ने धमकी दी वैसे ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मॉस्को में नजर आए। बकायदा उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत की। और यह माना गया कि एनर्जी के क्षेत्र में, यानी जो कच्चे तेल को लेकर अमेरिका जो धमकी दे रहा है और भारत ने जब उसका खुला जवाब दे दिया है, तो अब वो आश्वस्त करना चाहता है रूस को भी कि अगर आप हमारे साथ वही रियायत बरतते रहे जो पहले 30% छूट दे रहे थे, जिसमें हमको हजारों करोड़ रुपए मिले, और भारत की प्राइवेट कंपनीज भी, खासतौर से रिलायंस और नियारा का आप नाम ले सकते हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर भारत की सरकारी कंपनियों के समकक्ष वो कच्चा तेल वहां से इंपोर्ट कर रही थी और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रही थी। तो एनर्जी के क्षेत्र में समझौता करने के लिए ही क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को में नजर आए। उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। देख लीजिए इस तस्वीर को भी। कॉरपोरेट कोई भी हो, उसे मुनाफा चाहिए, हर कीमत पर मुनाफा चाहिए।
वो अंबानीज हो, वो अडानीज हो, वो XYZ, कोई भी भारत का ही कॉरपोरेट नहीं, दुनिया का भी कोई कॉरपोरेट हाउस हो, मुनाफा चाहिए। लेकिन PSU देश की जनता को ध्यान में रखकर काम करता है, कीमत तय करता है। सरकार ने इस दौर में जो भी कंपनियां NOC के तौर पर प्राइवेट सेक्टर को देने की कोशिश की और PSUs को बेचना डिसइन्वेस्टमेंट से शुरू किया और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते बढ़ते जो मोनेटाइजेशन की दिशा आकर पकड़ ले गई, उसमें कमोबेश इस देश के हर मंत्रालय पर बड़ी बड़ी कंपनियों की पहुंच पकड़ हो गई। और दुनिया भर के भीतर यह हर कोई जानता है कि भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट से जुड़ी हुई है। दुनिया के भीतर जितने भी बैंक लोन देते हैं वह भी जानते हैं कि इन कंपनियों का भविष्य बेहद उज्जवल है, क्योंकि यह मौजूदा भारत की सत्ता के साथ इनका जुड़ाव है। कोई भी लोन देने से इनकार नहीं करेगा, वो सिंगापुर हो या अमेरिका हो या फिर यूरोपीय यूनियन हो या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज के कोई भी बैंक हो। शायद इसीलिए अगर आपके जहन में आए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद दुनिया के 12 देशों के बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में फिर वो रास्ता खुल गया। तो दरअसल मुनाफा तो हर हाल में चाहिए, और अडानीज ग्रुप के जो चेयरमैन गौतम अडानी ने जो इस्तीफा दिया APSEZ से, उसकी जो तिमाही रिपोर्ट आई उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि अप्रैल टू जून के बीच जो मुनाफा हुआ है वो लगभग 6.54% है, यानी 3,316 करोड़। पिछले बरस 3,107 करोड़ हुआ था। यह शुद्ध मुनाफा है उस कंपनी का। और कुल आय जो थी पिछले बरस 8,054 करोड़ थी, इस बार बढ़कर वो 9,422 करोड़ हो गई। यह मैसेज बहुत साफ है कि कंपनी ग्रो कर रही है। यह मैसेज बहुत साफ है कि ग्रो करती हुई कंपनी के बीच में अगर चेयरमैन बदल जाए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद को वो छोड़ डाले और उसके बदले कोई दूसरा शख्स आकर कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल ले, तो सवाल तो होंगे। सब कुछ ठीक है, फिर क्या गड़बड़ी है? लेकिन कहा गया जी नहीं, अब रोजमर्रा की जो भी ऑपरेशंस और रणनीति होंगी उसमें अब गौतम अडानी कोई दखल नहीं देंगे। और यह भी बड़ी बात होती है कि जब किसी भी कंपनी का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, दोष उसी पर आता है, या फिर दोष अगर उस पर आ जाए तो असर पूरी कंपनी पर पड़ता है। तो यह बीच बचाव की एक परिस्थितियां होती हैं। इसीलिए अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर मनीष केजरीवाल संभाल रहे हैं। बात यहां रुकती और थमती नहीं है। नई परिस्थितियां दुनिया के सामने खड़ी हो गई है। भारत के कॉरपोरेट भी नए नए रास्तों को तलाश रहे हैं। दुनिया के कई देश अमेरिका से टकरा रहे हैं, भारत भी उनमें से एक है। और भारत ने जब खुले तौर पर आरोप अमेरिका पर यह लगाया कि आप भी तो रूस से न्यूक्लियर फर्टिलाइजर और केमिकल्स लेते हैं, और यह सवाल संयोग से व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा मुझे पता नहीं है, जानकारी हासिल करूंगा तब बताऊंगा। इस सवाल जवाब को सुनिए जरा। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. दरअसल अब आप उन कड़ियों को जोड़ना शुरू कीजिए। अमेरिका ने चिताया रूस से कच्चा तेल आप मत खरीदें। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को पहुंच गए। अमेरिका ने चिताया 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर कि किसी भी हालत में जिसने भी रूस और ईरान के साथ बिजनेस किया, सेकेंडरी सैंक्शन लग जाएंगे। बिना देर किए कल बकायदा जानकारी सेबी को दे दी गई, शेयर बाजार में दे दी गई कि अब पोर्ट्स और SEZ के चेयरमैनशिप के तौर पर गौतम अडानी पद छोड़ रहे हैं और एक न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति की जा रही है। उसके बाद आइए इस पूरी परिस्थिति में भारत ने जो जवाब दिया, कमोवेश ऐसा ही जवाब ब्राजील की तरफ से भी यह कहकर आया था। और वहां पर राष्ट्रपति लूला ने खुले तौर पर कहा था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो जब चाहे तब टेलीफोन से बात कर लें, ये ट्रंप ने कहा था कि लूला जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं टैरिफ को लेकर। तो लूला ने जवाब दिया, मैं टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को टेलीफोन कॉल बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके बदले मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत कर लूंगा। पुतिन को नहीं करूंगा क्योंकि अभी वो यात्रा कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं दुनिया के दूसरे कई राष्ट्रपतियों से बातचीत करना चाहूंगा।
मामला फंसा था ब्राजील के भीतर। जो पुराने राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब चुनावी हार के बाद सत्ता पलटने की कोशिश की और उनके खिलाफ बकायदा क्रिमिनल केसेस जारी कर दिए गए, तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लूला यानी ब्राजील पर लगा दिया। यानी राजनीतिक तौर पर भी दखल देने की स्थिति में अमेरिका हमेशा से रहा है। और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो हैं, वो इस वक्त अमेरिका के भीतर मौजूद हैं। यानी अमेरिका किसी भी देश को टैरिफ के जरिए अगर चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो वहां की राजनीतिक सत्ता को भी वो प्रभावित करने की कोशिश जरूर करता है। तो क्या इस बात और इस हकीकत को अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी समझ गए और उन्होंने इस देश के कॉरपोरेट से भी कहा कि आप दरअसल अब अपनी सुरक्षा का रास्ता तो टटोल लीजिए, एक सुरक्षा कवच तो बना लीजिए, अन्यथा आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। और इसी की प्रक्रिया के तहत रिलायंस रूस से आज भी तेल ले रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को जा रहे हैं। अमेरिका के साथ सारे संबंध बंद हो चुके हैं। जो छठे राउंड की बातचीत होनी थी वह पूरी तरीके से टल चुकी है, खत्म हो चुकी है, या फिर नहीं होगी, जो 25 अगस्त से होनी थी। नया सवाल यह है, क्या इन सब के भीतर भारत की इकोनॉमी को संभाली हुई जो परिस्थितियां हैं, उसको लेकर जो मुश्किल हालात भारत के भीतर हैं, अब उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किल हालात वाकई एक चुनौती के तौर पर हैं या एक संकट के तौर पर हैं? संकट शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौर में शेयर बाजार को संभालने के लिए जो यहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सबसे ज्यादा LIC का, SBI लाइफ का, कोटक लाइफ का, एक्सिस पेंशन फंड का, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड का, इसका पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। और जानकर हैरत ना हो कि जनवरी से जून तक के बीच में लगभग 69,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए शेयर बाजार में, जो पूरे तरीके से इंश्योरेंस का पैसा और पेंशन का पैसा है, उसके जरिए मार्केट में डाला गया। विदेशी निवेशक जो थे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने तकरीबन इस बरस 99,887 करोड़ रुपए निकाले हैं। और जो डोमेस्टिक है इंस्टीट्यूशंस, उसने तकरीबन 2,43,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। यानी नेट बाइंग जो इनकी है, निकाले गए से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। किसी तरीके से शेयर बाजार को उस LIC, उस SBI, उस इंश्योरेंस, उस पेंशन के पैसे से बचाया जा रहा है। शायद इसीलिए संकट भारत के भीतर जब जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में यह सवाल आखिर में जरूर आएगा, इस देश के भीतर अंबानी के हाथ में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद क्या क्या विस्तार हुआ। आप कहेंगे ऑयल कंपनियों का विस्तार हुआ, टेलीकॉम के क्षेत्र में विस्तार हुआ, पावर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में विस्तार किया, इंश्योरेंस के सेक्टर में विस्तार किया, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विस्तार किया, मीडिया तक में रिलायंस दखल देने को आ गया, यानी अंबानीज आ गए। अडानी पोर्ट के क्षेत्र में विस्तार करते हैं, एयरपोर्ट के क्षेत्र में करते हैं, रेलवे के क्षेत्र में करते हैं, कोल सेक्टर में करते हैं, कोल ब्लॉक्स उनके पास आते हैं, फार्म लैंड उनके पास जाते हैं, पावर सेक्टर चला जाता है, इस देश के PSUs कई वो खरीद लेते हैं। इस दौर में जनता की हकीकत क्या रही? जनता की हकीकत भारी टैक्स चुकाने की रही, महंगाई के बोझ तले दबने की रही, बेरोजगारी चरम पर पहुंची, उसे भी समझा गया। भ्रष्टाचार तो था, लेकिन इस दौर में बड़ा कॉस्टली हो गया भ्रष्टाचार, महंगा भ्रष्टाचार खुलकर होने लगा। जो भी परिस्थिति थी उसमें खास तौर से समाज के भीतर तनाव और नफरत सब कुछ देखा गया। राष्ट्रवाद सेना के जरिए एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, जाति का सवाल पिछड़े तबके को लेकर शुरू हो गया, धर्म सांप्रदायिकता के चंगुल में फंसता गया, नफरत के नाम पर होता गया। तो आखिर में आपका सवाल यह भी होगा, तब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में क्या आया? ED आया, CBI आई, IT आया, CAG आया, CVC आया, जजेस, वहां तक बात पहुंच गई। यानी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन, यह भी आ गया। यह एक नई तरीके की परिस्थिति भारत के भीतर कॉरपोरेट की, सत्ता की और जनता की बनी। और उसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो क्राइसिस शुरू हुआ है, उसके दायरे में इस देश का आम आदमी कितना आएगा?
कल आपको बतलाएंगे दरअसल स्थिति क्यों इतनी नाजुक है, जहां पर कॉरपोरेट की सांस फूलने लगी है, क्योंकि उसकी कमाई इस दौर में इतने ज्यादा गुना बढ़ी है कि आप कल्पना कर नहीं सकते हैं, और आम आदमी की कमाई इतनी कम हुई है, और दोनों के बीच की असमानता चरम पर है। शायद इसीलिए ये लड़ाई कॉरपोरेट सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार इकोनॉमी की है। बस देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।